नंद किशोर जी शारदा, आदरणीय श्रीकांत देशपांडे जी, विधायक डॉक्टर परिणय फूके जी, शिवानी दानी जी, संजय बांगले, रवि जी भूसारी, श्याम जी और समिति के सभी सम्मानित सदस्य और इस परिसर में उपस्थित सभी सम्मानित बहनों और भाई, आज हम सब छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के 351 वर्ष पूर्ण हुए। इस उपलक्ष्य में भारतीय इतिहास के सबसे स्वर्णिम और सबसे प्रखर अध्यायों में से एक उस अध्याय का स्मरण करने के लिए एकत्र हुए। शिवाजी महाराज के लिए भारत के प्रख्यात इतिहासकार यदुनाथ सरकार जी ने कहा था, ही वॉज द लास्ट हिंदू जीनियस रूलर ऑफ दिस कंट्री। अर्थात हिंदू संस्कृति की जो महान परंपरा है उसके महानतम शासकों में वो अंतिम महान हिंदू शासक थे। और यही एक संयोग देखिए कि आज जब हम इस अवसर पर एकत्र हैं तो कितने सुंदर संयोग आज भी एकत्र हुए। आज ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कश्मीर में चिनाब नदी के ऊपर दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे आर्क ब्रिज का उद्घाटन किया, जो एफिल टावर से भी ऊंचा है, कुतुब मीनार से 5 गुना ऊंचा है और भारत की जो आर्किटेक्चरल एक्सीलेंस है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सीलेंस है, ये उसका प्रतीक है। और वैसे तो आप सबके सांसद और भारत सरकार के मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी इसी फील्ड के लिए पूरे देश में जाने जाते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि हम लोग बहुत सुनते थे कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, अब हम कह सकते हैं आज के बाद कि सारे जहां से ऊंचा चिनाब का पुल हमारा। और उसके साथ एक संयोग और भी घटित हुआ है कि मात्र एक हफ्ता पहले भारत जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने में सफल हुआ। और एक और संयोग घटित हुआ है कि मात्र 1 महीना पहले ऑपरेशन सिंदूर में अप्रतिम पराक्रम दिखाते हुए भारत की सेना ने जिस शौर्य का परिचय दिया है वो संपूर्ण विश्व को चकाचौंध कर देने वाला। और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जो मैंने इससे पूर्व भी संसद में बोला था, उसे मैं रिपीट कर देना चाहता हूं कि इस ढंग के पराक्रम जो सेना दिखाती है उसका नेतृत्व करने के लिए, उसे दिशा निर्देश करने के लिए जो प्रेरणा मिलती है वो छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे महापुरुषों से मिलती है। महाराणा प्रताप, गुरु गोविंद सिंह और चंद्रगुप्त मौर्य जैसे इस धरती के महान सपूतों से मिलती है और मां भवानी की उस ललकार से मिलती है जो छत्रपति शिवाजी के जमाने में जब गूंजती थी तो उन लोगों के दिल दहल जाया करते थे जो उस जमाने में दुनिया की सबसे बड़ी पावर माने जाते थे, वो मुगल एम्पायर। क्योंकि आपने सुना होगा अंग्रेजी में भी वर्ड मुगल होता है। मुगल का मतलब क्या होता है? आपने वर्ड सुना ना, मीडिया मुगल। मुगल का मतलब होता बड़ा, शानदार, जो इतना बड़ा हो कि उस और इतना शानदार हो कि उसकी तुलना ना की जा सके। आप समझिए उस समय विश्व की सबसे बड़ी शक्ति को चुनौती जिस ललकार ने दी थी, आज ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा भारत की सेना ने दिखाया है, धैर्य का भी परिचय दिया और शौर्य का भी परिचय दिया। इसे 2 पंक्तियों में कहूंगा कि मन में है धैर्य और तन में प्रचंड शौर्य। बन चंद्रगुप्त मौर्य प्रलय मचाएंगे, महाराणा और शिवाजी की संतति कहाते हम शीश कट जाए भले झुकने न पाएंगे। और बार बार छेड़िए ना भारत स्वाभिमान को, अन्यथा बाद में बहुत पछताएंगे। सौगंध मां भवानी की उठेगी ललकार जब आपके घरों पे चील कौए मंडराएंगे। और आपने देखा सरगोदा में, जहां पर यह माना जाता है कि उनका न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज थी, जब पूछा गया तो सेना ने कहा हमें नहीं पता है, मगर उसके ऊपर कुछ मंडराने लगा था।
अमेरिका का एक जहाज आया था जो न्यूक्लियर लीक की जांच करने के लिए मंडराने लगा था। और 14 मई को अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट के प्रवक्ता से जब पूछा गया था कि क्या ऐसा कोई जहाज अमेरिका ने पाकिस्तान में भेजा है, न्यूक्लियर लीक की जांच करने के लिए गया है, तो वो कह सकता था ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। उसने कहा इसका जवाब देना मेरे पर्व्यू में नहीं है। मुझे लगता है ये सवाल का जवाब बहुत भारी था और ये दर्शाता है कि कितनी गहरी चोट भारत ने वहां पहुंचाने में सफलता हासिल। और एक और संयोग देखिए, हम नागपुर की धरती पे हैं। ये वो धरती जहां से राष्ट्रवाद का बीजारोपण आज से ठीक 100 साल पहले, इसी धरती से उठा हुआ वह बीज आज वट वृक्ष के रूप में संपूर्ण भारत में दिखाई पड़ रहा है। हम लोग जब बच्चे थे तो मुझे याद है, शायद मैं 12वीं क्लास में पढ़ता था, तब पहली बार मैं हिंदू साम्राज्य दिवस के कार्यक्रम में गया तो पता चला संघ के जो 6 प्रमुख पर्व हैं उनमें से एक छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक का जो पर्व है, जिसे हिंदू साम्राज्य दिवस के रूप में मनाते थे, वह एक पर्व है। और आप समझिए, हमने उस समय, हम लोग के एक प्रचारक थे जो ये बताते थे कि डॉक्टर हेडगेवार ने ये कहा था, उनसे एक ने कहा जब वो समाज के संगठन की भूमिका लेके चले कि डॉक्टर साहब आप क्या कर रहे हैं। उत्तर भारत में उनसे कहा गया कि आपका विचार चलेगा नहीं। ये हमारे क्षेत्र प्रचारक थे, उन्होंने हमें किस्सा सुनाया था कि उत्तर भारत में जब नानाजी देशमुख वगैरह गए यहाँ से, तो डॉक्टर साहब से उन्होंने कहा साहब ये नागपुर के संतरे यहाँ पे नहीं चलेंगे। मगर आप देखिए जिस दूरदृष्टि विराट उसका परिचय दिया, डॉक्टर साहब ने कहा कि आप हिंदुओं को एकजुट करने का प्रयास करो। अरे साहब, हिंदुओं को एकजुट करना तराजू के ऊपर मेढक तौलने के समान है। 4 को आप ला के रखेंगे, 2 और जब तक उठाएंगे तब तक 2 कूद कर बाहर चले जाएंगे। यानी इतना अधिक हतोत्साह। और आज भी आप देखिए तमाम लोग स्प्रिंग लगाने की कोशिश में रहते हैं, वर्ग पे, जाति पे, भाषा पे किसी प्रकार से अलग कर दें। मगर उस दूरदृष्टि का परिणाम था कि आज भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनकर बैठी है और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी लगातार मॉर्निंग कंसल्टेंट की रेटिंग में दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में स्थापित होकर बैठे। यहीं से निकले हुए उस विचार का प्रमाण था कि हमारे 2 प्रधानमंत्री हुए, श्रद्धेय अटल जी और श्रद्धेय मोदी जी। मोदी जी ने अपने जीवन का क्या स्वरूप लिया कि तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित। चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी, स्वप्न अर्पित, प्रश्न अर्पित, आयु का क्षण क्षण समर्पित। चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी। वही अटल जी ने तो सीधे ही कहा, उनकी प्रसिद्ध कविता थी कि मैं एक बिंदु परिपूर्ण सिंधु है मेरा ये हिंदू समाज, मेरा इसका संबंध अमर, मैं व्यक्ति और यह है समाज। मैं तो समाज की खाती हूं, मैं तो समाज का हूं गुलाम, मैं तो समस्त के लिए व्यस्त का कर सकता बलिदान अभय। हिंदू तन मन, हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा। मगर यहां तक की यात्रा पहुंची कैसे? बहुत से लोगों को इस विषय में जानकारी का अभाव है। इस यात्रा की शुरुआत में उस बहुत बड़ा बीजारोपण 350 साल पहले हुआ जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने, बल्कि मैं कहूंगा रायगढ़ के किले में जब उन्होंने शपथ ली थी कि हिंदवी स्वराज्य स्थापित करना है, वो जो विराट दृष्टि और विराट संकल्प छत्रपति शिवाजी महाराज का था हिंदवी स्वराज्य का, मैं मानता हूं कि वही भाव स्वतंत्रता के आंदोलन में महत्वपूर्ण केंद्रीय भाव बनकर उभरा। यदि लोकमान्य तिलक ने कहा स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, तो ये उसी भाव से प्रेरित था जो शिवाजी महाराज ने कहा था कि हिंदवी स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर रहूंगा। उसके बाद जो हमारा फ्रीडम मूवमेंट आगे बढ़ा, महात्मा गांधी ने 1909 में किताब लिखी हिंद स्वराज। अगर किसी ने नहीं पढ़ी है तो उसने जरूर पढ़ना चाहिए। उसमें महात्मा गांधी ने मतलब संपादक और प्रश्नकर्ता दोनों के रूप में उस पुस्तक को लिखा है और उन्होंने कहा कि स्वराज की जो भावना थी वो किस प्रकार स्वराज का स्वरूप होगा आजादी के बाद।
उसमें उन्होंने एक बड़ी मजेदार बात कही है। 1909 का भारत है। उनसे प्रश्न पूछा गया, बापू आपको ये देख के भय नहीं उत्पन्न होता भारत के किसान को देख के, जिसके पास ढंग से पहनने को कपड़े नहीं है, उसकी आजीविका की गारंटी नहीं है, वो इस गरीबी में जी रहा है, उसको देखकर भारत के भविष्य को लेकर आपको भय नहीं उत्पन्न होता? तो गांधी जी ने हिंद स्वराज में लिखा, ना, मुझे उस किसान को देख के भय नहीं उत्पन्न होता, मुझे पढ़े लिखे लोगों को देखकर भय उत्पन्न होता है। और उसका उन्होंने उत्तर दिया, कहा क्यों? क्योंकि ये कह रहे हैं कि ब्रिटिश साम्राज्य से मुक्ति चाहिए मगर खुद ब्रिटेन के नकल बनना चाहते हैं, यह स्वराज नहीं हो सकता। तो महात्मा गांधी का हिंद स्वराज भी कहीं न कहीं शिवाजी महाराज के उसी हिंदवी स्वराज्य से प्रेरित था। और मैं कह सकता हूं, आजादी मिली 47 में, राज्य तो आ गया, स्व के तत्व का बोध पूरी तरीके से प्रकट नहीं हो पाया। और आज जब हम स्वतंत्रता के अमृत काल में चल रहे हैं और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि अमृत काल के 5 संकल्प हैं। नंबर 1, इस देश को विकसित राष्ट्र बनाना है। नंबर 2, गुलामी की मानसिकता के हर प्रभाव से मुक्त करना है। नंबर 3, अपनी विरासत पर गर्व करना है। नंबर 4, इसके लिए कर्तव्य करना है। नंबर 5, कर्तव्य सामूहिक रूप से करना है। तो मैं कह सकता हूं, स्वराज्य में स्व के बोध का संघर्ष इस अमृत काल में भी जारी है। और यदि छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज्य का जो विराट संकल्प लिया था, उस स्वराज्य में स्व का बोध अभी पूर्णता उभर कर नहीं आया है। हम सबका कर्तव्य है इस अमृत काल में विष को हटाकर उसी स्व तत्व को स्थापित करना है। और यहां पर, और वो स्व का तत्व और गुलामी की मानसिकता कैसे भरी हुई है, उसको मैं 1-2 उदाहरणों के रूप में आपको बताना चाहता हूं। छत्रपति शिवाजी ने जब संघर्ष प्रारंभ किया, तो आप सोचिए कि उनका राज्य और इतना बड़ा मुगल साम्राज्य, कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि इतने बड़े राज्य को चुनौती दी जा सकती है। औरंगजेब के टाइम में औरंगजेब का एम्पायर वर्ल्ड का सबसे प्रॉस्परस, सबसे इकोनॉमिकली पावरफुल और सबसे मिलिट्री वाइज पावरफुल था। मगर शिवाजी ने युक्ति का भी प्रयोग किया और शक्ति का भी प्रयोग किया और ऐसी स्थिति में लाकर खड़ा किया कि औरंगजेब की उम्र के आखिरी तमाम दशक इसी महाराष्ट्र की धरती के ऊपर संघर्ष करते हुए चले गए। और इसके द्वारा एक इतना बड़ा कार्य हुआ भारत के इतिहास में, जिस तरफ इतिहासकारों ने, अथवा यूं कहूं जो बाएं हाथ से लिखे गया इतिहास है, उसने उसको अंडरमाइन किया। जिस ढंग के क्रूर और आक्रमणकारी शासन का प्रतीक मुगलों का शासन औरंगजेब के समय में था, यदि शिवाजी महाराज यहां खड़े हुए नहीं होते तो ये दक्षिण भारत के नीचे आपको जो हमारी संस्कृति बची हुई दिखती है, हमारी समृद्ध संस्कृति के अंश दिखते हैं, उसका एक बहुत बड़ा कारण यह था कि उस आने वाली सुनामी को उन्होंने महाराष्ट्र की धरती पर रोक दिया। और वो आकर यहां की धरती पर इस प्रकार उलझ गया संघर्ष में कि उत्तर भारत में भी, गंगा के मैदान में भी जितना भीषण विध्वंस और संहार उसने किया, शायद वो हमारी संस्कृति को पूर्णतः नष्ट करने में सफल हो जाता, परंतु वो सफल इस नहीं हो पाया क्योंकि छत्रपति शिवाजी की तलवार उसके आड़े आकर खड़ी, जिसके लिए शिवाजी महाराज के राजकवि भूषण ने उस घटना के बारे में और छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो देश के लिए किया उसका वर्णन अपनी इस पंक्ति में किया है कि कुंभकर्ण असुर अवतारी औरंगजेब, कुंभकर्ण असुर अवतारी औरंगजेब, काशी और प्रयाग में दुहाई फेरी रब की, तोड़े देव देवालय शहर मोहल्ले के रे, लाखों मुसलमान किए माला तोड़ी सब की, और काशी करबला होती, मथुरा मदीना होती, शिवाजी न होते तो सुन्नत होती सब। आप ये समझ सकते हैं कि कितना बड़ा चैलेंज उन्होंने दिया और किस प्रकार से इसको रोकने में सफलता हासिल की। और उन्होंने जो साम्राज्य बनाया उसमें एक और खासियत थी।
वो भारत के संभवतः ऐसे इकलौते या एक दो महाराजाओं में से रहे होंगे जिन्होंने मुगलों से भी लोहा लिया और नौसेना के माध्यम से अंग्रेजों से भी लोहा लिया और पुर्तगालियों से भी लोहा लिया। यानी तीन विदेशी शक्तियों को एक साथ जल और थल, उस जमाने में नभ की तो लड़ाई होती नहीं थी, जल और थल दोनों के ऊपर प्रभावी नियंत्रण रखने में सफलता हासिल की। इस दृष्टि से आप देखें तो युद्ध कौशल की दृष्टि से वो भारत के स्ट्रेटेजिक हिस्ट्री में महानतम सेना नायकों में से एक। और उसी को स्मरण करने के लिए आपको ध्यान हो, पिछले वर्ष इंडियन नेवी ने अपनी जो एनुअल नेवल एक्सरसाइज की वो सिंधु दुर्ग में की, जहां छत्रपति शिवाजी महाराज की नेवी का सेंटर हुआ करता था। वो स्मरण करने के लिए कि जिस एक दौर में जैसे चोल राजाओं ने पूर्व में नौसेना का विस्तार किया था, उसी प्रकार भारत के पश्चिमी घाट पर नौसेना के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज थे। और आपको ध्यान हो, अब नौसेना का जो फ्लैग है भारत, अभी तक उसमें एक कोने में यूनियन जैक आज तक बना। अटल जी की सरकार के टाइम में चेंज किया गया था, फिर उसको वापस चेंज कर दिया गया। पर अब मोदी जी की सरकार ने भारतीय नौसेना के ध्वज में से वो यूनियन जैक वाला हिस्सा तो हटाया ही है, उसके साथ जो पंचकोणीय मुद्रा केंद्र में स्थापित की है वो छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्य का प्रतीक। ये मैंने सिर्फ इसलिए कहा कि वो प्रेरणा आज तक दिखाई पड़ती है। इसके अतिरिक्त आप देखें तो उन्होंने शासन को चलाने के लिए जिस प्रकार की व्यवस्था बनाई, कितने कम कालखंड में 1674 से लेकर 1680 के बीच अष्टप्रधान की व्यवस्था, भारत का जो प्राचीन व्यवस्था आ रही है उसी के अनुसार उन्होंने अपने मंत्रिपरिषद को 8 अंगों में विभाजित करके सुव्यवस्थित शासन कैसे चलाया जा सकता है यह दिखाया। जो रेवेन्यू कलेक्शन था उसमें जो उपजाऊ जमीन, जंगल की जमीन और पहाड़ की जमीन, इन तीनों को अलग अलग रेवेन्यू कैटेगरीज में रखकर यह तय किया ताकि न्याय संगत ढंग से राजस्व की वसूली हो सके। इसकी भी व्यवस्था उन्होंने सुनिश्चित की। और उनका साम्राज्य एक और प्रेरणा देता है कि शिवाजी के अंदर जो संस्कार थे उसमें उनकी माता जीजाबाई जी का सबसे बड़ा योगदान। और उस साम्राज्य में महिलाओं की जो स्थिति थी, जो लोग हमारे ऊपर नाना प्रकार की बातें कहते हैं, जरा उन्हें देखना चाहिए कि माता जीजाबाई ने जिस प्रकार से शिवाजी के व्यक्तित्व को ढाला और वहां से लेके पूरे मराठा साम्राज्य में, अगर आप लोगों को ध्यान हो, बाजीराव मस्तानी फिल्म देखी थी ना, उसमें क्या है, बाजीराव अपनी माता जी का आदेश डिसोबे नहीं कर पाते हैं, पूरी कोशिश करते हैं पर डिसोबे नहीं कर पा रहे हैं। राइट और रॉन्ग वाली बात अलग छोड़िए। तो आप सोचिए कि इस प्रकार का महिलाओं का सम्मान जिस साम्राज्य में होता हो, उस साम्राज्य के बारे में अंतर हमारे और उनमें जानते क्या था? अंतर ये था कि मुगल साम्राज्य में महिलाओं के मान सम्मान को बहुत दर्दनाक ढंग से उसका हनन किया गया, जिसके लिए जौहर तक करने की स्थितियां उत्पन्न होती। और हमारे यहाँ क्या होता था, आप सब ने वो किस्सा सुना होगा कि कल्याण के किलेदार की बहू गौहर बानो को जब उनके सैनिकों ने बंदी बना लिया था तो शिवाजी ने न सिर्फ ससम्मान उसको वापस किया बल्कि सैनिकों का आदेश दिया कि कोई भी किसी भी स्त्री को टच नहीं करेगा। ये हमारा सदा सर्वदा से विचार था। इसीलिए हमारे जितने भी युद्ध हुए, रामायण महाभारत से लेके आधुनिक काल तक, कभी भी भारत में किसी भी राजा ने जीता हो, किसी भी हिंदू राजा ने महिलाओं के सार्वजनिक अपमान का कोई उदाहरण देखने को नहीं मिलता है। शिवाजी ने उस महान परंपरा को स्थापित करके दिया। तो आप ये समझ सकते हैं कि उन्होंने एक अच्छे प्रशासक, एक अच्छे दृष्टा, और जब जरूरत पड़ी तो उनको पता था कि मुगल साम्राज्य की ताकत बहुत है, तो उसको युक्तिपूर्वक कैसे जाकर आक्रमण करना। जैसे उनकी नेवी का एक काम करती थी, रात्रि में जाकर अटैक करते थे, सुबह होते होते वहां से गायब। तो वो समझ ही नहीं पाते थे कि रात्रि में कहां से अटैक हुआ और ये लोग कहां से प्रकट हुए और कहां चले गए। और आखिर में
दबाव में आकर अंग्रेजों और पुर्तगालियों ने टैक्स देना शुरू किया। अर्थात अपनी शक्ति का कितना युक्तिपूर्वक प्रयोग किया जा सकता है, यह छत्रपति शिवाजी महाराज ने हमको दिखाया। और हमें आज जब हम उनके साम्राज्य का स्मरण करते हैं तो हमें निश्चित रूप से वह ध्यान रखना चाहिए। और इतना ही नहीं, जो लोग ये कहने का प्रयास करते हैं, ये भी ध्यान रखना चाहिए, जब उस कालखंड में हम शिवाजी महाराज और मिर्जा राजा जयसिंह के बीच में बटे तो औरंगजेब के हाथों कटे। जब राजा मान सिंह और महाराणा प्रताप के बीच में बटे तो अकबर के हाथों कटे। जब जयचंद और पृथ्वीराज चौहान के बीच में बटे तो मोहम्मद गोरी के हाथों कटे। तो इतिहास भी हमें यह सिखाता है, जो इतिहास भूल जाते हैं वो वर्तमान में भारी भूल करते हैं। इतिहास दिखाता है बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। और इसके अतिरिक्त अगर आप देखें, मैं एक विषय और यहां पर कहना चाहता हूं। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो साम्राज्य बनाया वो उनके जीवन काल समाप्त होने के बाद भी इस स्तर तक पहुंचा पेशवाई काल में कि लाहौर से लेकर कर्नाटक तक रेवेन्यू कलेक्शन मराठा करते थे। परंतु मैं यहां पे आपसे एक बात कहना चाहूंगा, हिस्ट्री में किसी बात को कैसे डिस्टॉर्ट करके कहा जाता है। आप सोचिए, पानीपत और लाहौर से लेके और कर्नाटक तक का साम्राज्य, इसको मराठा साम्राज्य क्यों कहा जाता है? शिवाजी महाराज ने तो हिंदवी स्वराज्य कहा, बाजीराव प्रथम के बाद इसको हिंदू पदपातशाही कहा गया। यानी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में, जो मराठा साम्राज्य के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, उनमें हिंदवी स्वराज्य, हिंदू साम्राज्य और हिंदू पदपातशाही कहा गया है। मगर अंग्रेजों ने इसको इसलिए किया ताकि एक रीजनल आइडेंटिटी हो, क्योंकि उसको नेशनल आइडेंटिटी से अलग करना चाहते हैं। जबकि एक दौर में देश के 2/3 हिस्से पे प्रभाव था और उसके साथ, उस हिंदवी स्वराज्य के साथ जो राष्ट्रीय सांस्कृतिक स्वाभिमान जुड़ा हुआ है, उसको भी वो डिस्कनेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि एक क्षेत्र के लोगों को तो आत्मीयता नजर आए और देश के लोगों को अलग नजर आए। यह संघर्ष जानते हैं कहां तक है? अभी जो कहा जाता है कि कश्मीर में कश्मीरी पंडित मारे गए, ये कश्मीरी पंडित क्यों कहा जाता है? कश्मीरी हिंदू क्यों नहीं कहा जाता? वो पंडित होने के कारण मारे गए कि हिंदू होने के कारण मारे गए? नहीं, कश्मीरी हिंदू मारे गए नहीं कहना, क्योंकि हिंदू कहते ही पूरे देश से एक आइडेंटिटी कनेक्ट हो जाएगी, उसको कास्ट से कनेक्ट करके रखना है। आप ये कहें कि हिंदवी स्वराज्य इतना बड़ा था जो शिवाजी महाराज ने स्थापित किया था, तो पूरे देश में गौरव का भाव जुड़ता है और पूरा देश उसके साथ एकाकार होता है। परंतु यहां पर यह कहने का प्रयास होता है, और वो किस रूप में था, मैं पुनः कहना चाहता हूं। शिवाजी के जो राजकवि भूषण ने लिखा है कि राखी हिंदुआनी हिंदुआन का तिलक राख, स्मृति पुराण राखो वेद धुन सुनी। और भूषण सुकवि छवि जीत हद मर हट्ठन की, देश देश देखी और बखानी और सुनी मैं, और शाही के सपूत शिवराज शमशीर तेरी, दिल्ली दल दाब के दीवार राखेंगे। यानी इसमें बस साफ साफ वो कह रहे हैं, उन्होंने हिंदुआनी यानी हिंदुत्व को रखा, राखी हिंदुआनी हिंदुआन का तिलक राखो, हिंदुओं का तिलक बचाया, वेद पुराण और स्मृति को बनाया। और मराठों ने जो शौर्य दिखाया, इसको जगह जगह सुना और सुनाया, और दिल्ली को अपनी तलवार के दम पर दबाकर उससे बड़ा 2 गुना बड़ा अपना स्टेटस करके रखा। मगर वो डिसकनेक्ट हो, इसीलिए कि आज ये थोड़ी कराई जाती ना कि हिंदुत्व का विषय तो वीर सावरकर लेके आए थे, ये तो मात्र 100 साल पुराना है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि छत्रपति शिवाजी महाराज के समय में जो हिंदुवानी कहा गया है, इसमें हिंदुत्व में और आपको कोई अंतर नजर आता है? और फिर भी किसी को कोई समस्या नजर आती हो तो इन चीजों के बारे में और भी स्पष्ट रूप से कहा गया। और मैं कह सकता हूं कि आज अगर आप देखें तो उन्होंने अपने साम्राज्य का जो आदर्श बनाया था, वो आज भी यथावत भारत के अंदर हमारी सरकार उससे प्रेरणा लेके आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। देखिए, उन्होंने पूरे देश में
एक नया स्वरूप स्थापित किया, जिसे कहते हैं कि वो राम नाम रख निज रसना सुघड़ में, और बैरिन को हद राखी तेग बल शिवराज, देव राखे देवल स्वधर्म राखे घर। तो आज अगर आप देखें तो उन्होंने क्या किया, जो वो बता रहे हैं कि शिवाजी महाराज ने क्या किया, राम नाम को अपनी जीवा पर रखा और तेग बल शिवराज यानी तलवार के दम पर बैरिन को हद राखी, यानी शत्रुओं को अपनी सीमा में बांध दिया, और देव राखे देवल स्वधर्म राखे घर में, यानी देवता देव स्थान में सुशोभित हो रहे थे, स्वधर्म अपने घर में सुशोभित हो रहा। और आज भी आप देखें मोदी जी की सरकार यही तो कर रही है, राम का नाम हृदय में है, बैरी अपने हद में है, और हद अगर ना समझे तो बहावलपुर और सरगोधा तक उनको हद दिखा के रखी हुई है। और देव देवता देखने हैं तो काशी विश्वनाथ के कॉरिडोर से लेके उज्जैन में महाकाल के कॉरिडोर से लेके भव्य राम मंदिर देखिए, और अभी कल ही जिसमें राम दरबार की भी पूर्ण प्रतिष्ठा हुई है, और सब लोग अपने अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। हमने कहा स्वधर्म राखो घर में, धर्मांतरण राखो घर में नहीं। तो अगर आप देखें तो छत्रपति शिवाजी महाराज के जो राज्य का आदर्श था, अगर उसे आधुनिक युग में मूर्त रूप देने का काम कर रहे हैं तो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। अब एक और चीज आप देखिए, इतिहास में किस ढंग से किन महान चीजों को कितना छोटा करके दिखाने का प्रयास किया जाता है। मैं उदाहरण देना चाहता हूं कि हमारे इतिहास के अनेक महान योद्धाओं को हमेशा हारते हुए दिखाया जाएगा, बेबस दिखाया जाएगा, जीतते हुए नहीं दिखाया जाएगा। इसी साम्राज्य में पेशवा बाजीराव द्वितीय हुए, जो दुनिया के सबसे सफल कमांडर्स में से, 40 में 40 लड़ाइयां जीती, एक भी नहीं हारी। और मूवी में क्या दिखाया गया, बेबस मजनू। आप सोचिए कैसा पिक्चराइजेशन दिखाने का प्रयास किया जाता है, और उनके जीवन पर छत्रपति शिवाजी महाराज का क्या प्रभाव था। आप लोगों ने जो फिल्म में देखा है ना कि छत्रसाल जी के पास मस्तानी गई थी लेने के लिए, और मस्तानी के कहने पे छत्रसाल चले आए, यह सत्य नहीं है। सत्य इसका अंतर है। पहली बार जब छत्रसाल जी की किले को मोहम्मद खां मंगेश ने घेर लिया तो उन्होंने मदद के लिए पत्र लिखा, और उस समय पेशवा बाजीराव अपने युद्ध में संलग्न थे, तो उन्होंने वहां जाने की स्थिति नहीं थी, उन्होंने जवाब नहीं दिया। जब उसकी फौजों ने पूरी तरह घेर लिया तो महाराजा छत्रसाल ने यह दुहाई दी कि छत्रपति शिवाजी महाराज के समय से जो अंतरंग मित्र थे, जो अंतरंग संबंध था महाराजा छत्रसाल और शिवाजी महाराज का, उसको दुहाई देते हुए उन्होंने हिंदी में एक छंद लिखा था। वो छंद जानते क्या था? आप सबने गजेंद्र मोक्ष सुना होगा ना, वो कहानी जिसमें मगर ने पकड़ लिया था हाथी का पैर, और उससे छुड़वाने के लिए जो बोला जाता गजेंद्र मोक्ष, जो कहा जाता है जीवन के अंतिम समय में गजेंद्र मोक्ष पढ़ना चाहिए। तो गज और ग्राह की कहानी कही जाती है। तो उन्होंने एक पंक्ति लिखी कि जो बीती गजराए पर सो बीती अब आए, यानी जो गजराज के साथ हुआ था वो मेरी स्थिति हो गई है कि पानी में मगर ने मेरा पैर पकड़ लिया है। जो बीती गजराए पर सो बीती अब आए, बाजी जात बुदेल की राखो बाजी। जब ये सुना तो उन्होंने कहा कि अभी जाता हूं, क्योंकि ये छत्रपति शिवाजी के मित्र रहे हैं और बुजुर्ग हो गए हैं, और तब वो सेना लेके गए और मोहम्मद खां मंगेश की फौजों का है। इतिहास का सत्य ये है, मगर हमारे सामने उसको इस ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। और बड़े दुख के साथ मैं कहना चाहता हूं, छत्रपति शिवाजी ने सिर्फ इतना ही काम नहीं किया, इकोनॉमिक डेक्सटरिटी भी दिखाई। एक बड़ा साम्राज्य चलाने के लिए जो आर्थिक कुशलता होती है, जैसे गोवा के पास समुद्र से एक पर्टिकुलर जगह के ऊपर बहुत उच्च क्वालिटी का नमक किस ढंग से एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है और उसको किस ढंग से सेल किया जा सकता है, ये एक आर्थिक प्रगति के आधारभूत ढांचे में उन्होंने इसका प्रयोग किया। अपनी सेना को गठित करने के लिए सबसे पहले उन्होंने इस क्षेत्र में मुगल साम्राज्य की आर्थिक राजधानी सूरत के ऊपर कैप्चर किया। मगर दुख की बात है कि वामपंथी इतिहासकारों ने उसके लिए सूरत की लूट शब्द का प्रयोग किया। आप सोचिए, जो लुटेरे थे उनको तो महान बताया, और जो इस
धर्म और संस्कृति के लिए समर्पित थे, उनके उस महान विजय को लूट शब्द का प्रयोग। और कहना नहीं चाहिए, मैंने ऐसा पढ़ा था कि शुरुआती डिस्कवरी ऑफ इंडिया के बहुत से रेफरेंसेस तक में इस शब्द का प्रयोग है जो अंग्रेज इतिहासकारों ने किया। ये केवल छत्रपति शिवाजी महाराज के उन महान कार्यों और जो उनकी सूक्ष्म दृष्टि थी कि अगर हमें युद्ध जीतना है तो हमारी स्ट्रेंथ क्या होगी, सीधी फौजी ताकत नहीं, क्विक रिएक्शन, क्विक रिटेलिएशन। हमारी शक्ति क्या होगी, नौसेना में भी हमारी शक्ति होगी। हमारी शक्ति क्या होगी, पहले आर्थिक केंद्र के ऊपर अपना नियंत्रण स्थापित करना ताकि उनके आर्थिक स्रोतों को नियंत्रित किया जा सके। और अगर आप देखें तो यही बात तो आज भी दिखाई पड़ रही है। सिंधु जल समझौता इसीलिए तो रोका गया है कि भाई वो कहते थे आसिम मुनीर कि जगलर वेन रोक देंगे, यहां तो पूरा केटुआ ही दबा दिया है। और अब स्थिति ये है, और उसका फर्क क्या पड़ा। आप कहेंगे कोई भाई अभी तो हमारा डैम बना नहीं, बिल्कुल सही बात है, ये तो 10-20 साल पहले बन जाना चाहिए। पर जितना डैम है उससे जो असर पड़ा है वो जानते क्या हुआ। अभी आपने देखा होगा, एक हफ्ता पहले पाकिस्तान के सिंध में वहां के होम मिनिस्टर का घर जला दिया गया, वहां जनता सड़कों पे आ गई। और इसका वीडियो अवेलेबल है कि वहां की सेना जा रही थी, उसके काफिले को रोक लिया जनता ने, और वो सैनिक अधिकारी कह रहे हैं कि हम दुश्मन से लड़ने जा रहे हैं, तो वो लोग कह रहे हैं दुश्मन तो तुम हो। क्यों? यहां से जो सिंधु नदी जा रही थी पाकिस्तान के पंजाब में, वहां से वो सिंध में जाती थी, तो पाकिस्तान के पंजाब में वो डैम बनाकर उसको रोक रहे थे पानी को, जिसकी वजह से सिंध में पानी और बहुत कम जा रहा है। अब जब हमने पानी रोकना शुरू कर दिया है तो क्या हुआ है कि पंजाब में ही पानी कम पहुंच रहा है, सिंध में पानी के लाले पड़ने शुरू हो गए। इस कारण से वहां की जनता बहुत उग्र रूप में उभर कर सामने आती चली जा रही है। यह होता है युक्तिपूर्वक कार्यक्रम। हर चीज में सीधा अटैक न करके, जिसे कहते हैं युद्ध नीति के साथ, चाणक्य नीति के साथ काम करने का प्रयास करना। जिसे मैं एक शेर में कहना चाहूंगा जो हमारी सरकार ने करके दिखाया कि दरिया का सारा नशा उतरता चला गया, दरिया का सारा नशा उतरता चला गया, तो मुझको डुबाता रहा और मैं उभरता चला गया। और मंजिल समझ के बैठ गए जिस पे चंद लोग, मैं ऐसे कितने ही रास्तों से गुजरता चला गया। बाकियों को लगता होगा कि बस ये रुकना है, मगर अभी इसके आगे बहुत आगे जाना। और अब आप देखिए खौफ कितना जबरदस्त है। आप सोचिए जो छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने नीति अडॉप्ट की थी ना, वो कैसी नीति थी। पहले आप दुश्मन के क्षेत्र में जाइए और उसको कंफ्यूज कर दीजिए, उसके कॉन्फिडेंस को हिला दीजिए। जैसे सूरत पर अटैक था, आप इसको उदाहरण ऐसे समझिए। भगवान राम ने जब हनुमान जी को लंका में भेजा था, तो भगवान राम ने जब लंका में भेजा था हनुमान जी को, तो सीता माता का पता ही लगाने को तो कहा था। ये थोड़ी कहा था कि अशोक वाटिका उजाड़ के आना और लंका जला के आना। और वो करना जरूरी था, किस लिए? कि कॉन्फिडेंस कम हो जाए। और कॉन्फिडेंस इतना कम हो गया था कि लंका के अंदर लोग कंफ्यूज होने शुरू हो गए थे। भाई विभीषण तो उसके बाद सीधे सीधे इनसे कहता है, रावण से, रामचरितमानस में लिखा है, तात राम नहीं नर भूपाला। कहता है मेरे बड़े भाई, राम कोई मनुष्य नहीं है, तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला। ये संपूर्ण जगत के स्वामी है और काल के भी काल है। तब समझ में आया जब हनुमान जी ने वो करके दिखाया। आपको ध्यान हो, मंदोदरी को स्वप्न आया, कहती है मुझे स्वप्न में दिखाई पड़ा है कि संपूर्ण राक्षसी सेना मारी गई है और बानरों ने लंका जला दी। कहती सपने बानर लंका जारी और जात उधान सेना सब मारी। तो वैसा ही सपना दिखने लगा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री जो ख्वाजा आसिफ हैं, वो कह रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में जो तहरीके तालिबान है, यानी जो इस बात के लिए लड़ रहा है पाकिस्तान में कि पाकिस्तान में शरीयत तो है पर वो कट्टर एब्सोल्यूट प्योर इस्लाम वाली शरीयत नहीं है जिसमें महिलाओं को बाहर नहीं निकलना चाहिए वगैरह वगैरह। ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि मुझे लग रहा है कि ये तो इंडिया का प्रॉक्सी है। बताइए साहब,
जो कह रहा है कि एब्सोल्यूट शरीयत होना चाहिए, उसको वो कह रहे हैं जो इनकी नजर में हिंदूवादी सरकार है उसके साथ है। इसे कहते हैं कंफ्यूज होकर सपने में क्या क्या दिखाई पड़ने लगना। तो मैं मानता हूं कि जिस प्रकार हनुमान जी ने जाकर वहां पर कार्य किया और कॉन्फिडेंस को ब्रेक करके आ गए, उसी प्रकार छत्रपति शिवाजी महाराज ने जाकर टारगेट करके कि कौन से किले हैं और उन किलों को जाके डैमेज करके और तुरंत वापस आ जाना। चूंकि और उसके बाद ऐसा नहीं कि सिर्फ यही करना, उसके बाद हालात वहां तक पहुंचाना कि उस जमाने का दुनिया का सबसे बड़ा बादशाह आकर आखिरी के 10 साल यही रहे। और जो लोग कभी कहते हैं ना कि फलाने की कब्र खुदेगी, ढिमाके की कब्र खुदेगी, हिंदुत्व की कब्र खुदेगी फला जगह पे, मोदी तेरी कब्र खुदेगी वहां जगह पे, ये तो कहते रहते। इतिहास बताता है कि औरंगजेब की कब्र यहाँ महाराष्ट्र की धरती पे आती है और उसकी सारी व्यूह रचना छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने समय में कर दी थी। परंतु एक और बात समझिए, आज भी मुगलिया मानसिकता के झंडा बरदार, फरमा बरदार ऐसे आके खड़े हो गए हैं कि 1707 में औरंगजेब की डेथ के बाद महाराष्ट्र की धरती पर मुस्लिम्स का कोई कंट्रोल नहीं रह गया। ऑल ओवर इंडिया ही नहीं रह गया था, महाराष्ट्र पर तो टिल 1947 कोई कंट्रोल नहीं था। 1818 में जब अंग्रेजों ने जीता, उसके बाद अंग्रेजों को कंट्रोल हो गया। तो भाई ये बताइए, आज हम 2025 में हैं, तो 318 साल से आपका उस इलाके में कोई नियंत्रण नहीं है और वक्त में सबकी जमीन उसी इलाके से निकलती चली जा रही है। ये कहां से चमत्कार हो रहा है, ये कोई समझ नहीं सकता है भाई, जब आपके पास उसका कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं है और हिस्ट्री ये बताती है कि 350 साल से आपके ऊपर उस क्षेत्र का कोई स्थान नहीं है। तो महाराष्ट्र में भिन्न भिन्न स्थानों से लेके मुंबई में देश के एक बहुत बड़े उद्योगपति के घर तक सब मेरा हो गया। और मजे की बात यह है कि आज भी लोग उसका समर्थन करने के लिए भारत में खड़े हैं। और इसीलिए जनरल बिपिन रावत ने बात कही थी कि हमारा 2.5 फ्रंट की लड़ाई है। 2 फ्रंट देश के 2 तरफ पे हैं और आधा फ्रंट अंदर है। और आज भी आप देख रहे हैं उस आधे फ्रंट वाले लोग कौन हैं, जो मैंने कहा ना उनके जमाने में, जब छत्रपति शिवाजी महाराज के जमाने में बटे थे, तो आज भी हमारे किन नेताओं के स्टेटमेंट पाकिस्तानी मीडिया में सुर्खियां बटोर रहे हैं, पाकिस्तानी संसद में बोले जा रहे हैं, पाकिस्तान और भारत के विरुद्ध डोजियर में दिए जा रहे हैं। इसीलिए फिर मेरे मन से यह बात निकलती है, मैं किसी को शब्दशः नहीं कहना चाहता, देश की जनता समझ सकती है कि हम कभी नहीं भी हारे हैं दुश्मन के छल छंदों से, हम तो सदा ही हारे हैं अपने घर के जयचल को। और आज देश को यह आवश्यकता है। आपने देखा होगा, अभी आपने छावा फिल्म देखी होगी, तो संभाजी महाराज के साथ जिन 2 लोगों ने गद्दारी की थी, आखिर में बख्शे तो वो भी नहीं है। किसी को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए, न जयचंद बख्शा गया था, न मीर जाफर बख्शा गया था, ना संभाजी के साथ गद्दारी करने वाले बख्शे गए थे। अगर कोई इस मुगालते में है तो ये भी याद कर ले, भारत के पार्टीशन के समय जोगेंद्रनाथ मंडल भारत के बहुत बड़े दलित नेता थे और वो पाकिस्तान चले गए थे, आज के बांग्लादेश में, और पाकिस्तान के पहले लॉ मिनिस्टर बने थे। और उन्होंने अपने समाज को समझा दिया था कि नहीं नहीं मेरी बात हो गई मुस्लिम लीग के साथ, हम लोग को यहाँ सत्ता में स्थान मिलेगा। और आखिर में जिस ढंग से उन्होंने अपने वर्ग और अपनी जाति के लोगों का नरसंहार देखा, कन्वर्जन देखा और उनकी कोई सुनी नहीं गई, आखिर में वो दुखी होकर त्यागपत्र देकर भारत में आके गुमनामी की जिंदगी जीते हुए गए। तो याद रखना चाहिए, जयचंद से लेकर जोगेंद्रनाथ मंडल तक बख्शा कोई भी नहीं गया है। अगर कोई मुगालते में है तो सिर्फ देश का नुकसान नहीं कर रहा है, अपना नुकसान भी कर रहा है। और देश के प्रबुद्ध लोगों को इससे सजग और सतर्क रहने की जरूरत है। अब यहां पर मैं एक और बात भी कहना चाहता हूं, बहुत से लोग ये कहने का प्रयास करते हैं कि जो छत्रपति शिवाजी महाराज का साम्राज्य था, मगर जो आज का हिंदुत्व है उससे उसका कनेक्शन नहीं है कि जरूरी। अब मैं आपको उदाहरण बता रहा हूं, आप सबने जानता राजा जरूर सुना होगा, महाराष्ट्र में बहुत किया जाता है, वो तो उसका प्रदर्शन। जानता राजा में जो अंतिम छंद बोला जाता है शिवाजी महाराज के राज्य के लिए, वो आपने सुना होगा, इंद्र जीवी जम्ब पर, बाणव सुवम पर, रावण सदम्ब पर, रघुकुल राज है। इसका अर्थ आपको पता है?
मैं आपको पहले इसका अर्थ बताता हूं, तब फिर समझ में आएगा। देखिए लोग कैसे झूठ का पुलिंदा बनाते हैं और हमारे दिमाग में बैठाते हैं। उसकी लाइन है, इंद्र जिमी जम्ब पर, यानी इंद्र जो जम्भासुर यानी वृत्तासुर को इंद्र ने मारा। बाड़व सुवम्ब पर, बड़वा नल कहते हैं समुद्र की आग को, जैसे समुद्र की अग्नि के ऊपर समुद्र है। बाड़व सुवम्ब पर, रावण सदम्ब पर, अहंकारी रावण पर रघुकुल राज्य, यानी उन्होंने उसके राज्य की तुलना भगवान राम के राज्य से। फिर वो कहते हैं पवन वारिवाह पर, यानी पानी की जो धारा होती है उस पर अगर एयर की करंट आए तो उसको यूं उड़ा के ले जाती। पवन वारिवाह, वारी कहते हैं पानी को। और शंभु रतिनाह पर, शंभु मतलब भगवान शंकर, रतिनाह मतलब रति के स्वामी यानी कामदेव, कामदेव को भस्म कर दिया था ना। शंभु रतिनाह पर जो सहस्त्र बाहु पर, राम द्विजराज, सहस्त्र बाहु को द्विजराम यानी परशुराम ने हराया था, तो जैसे सहस्त्र बाहु पर परशुराम। फिर आगे कहते हैं दावा द्रुम दंड पर, दावानल कहते हैं जंगल की अग्नि को, और द्रुम कहते हैं बांस को। अगर कभी बांस के जंगल में आग लग जाए तो इतनी फास्ट स्पीड से फैलती है, कड़कड़ करती है ऊपर, तो कहते हैं दावा द्रुम दंड पर, यानी जैसे जंगल की आग बांस के जंगल के ऊपर। दावा द्रुम दंड पर, चीता मृग झुंड पर, चीता हिरणों के झुंड पर, और भूषण विकुंड पर, यानी जैसे मृगराज है यानी सिंह हाथी के ऊपर। फिर आगे कहते हैं कांजिमी कंस पर, इसको तो समझने में कोई समस्या नहीं है, तेज तम अंश पर, त्यों म्लेच्छ वंश पर शेर से विराज। अब अगर इसको आप पूरा जिस रिदम में सुनाया जाता है कि इंद्र जिमी जम्ब पर, बाणव सुवम्ब पर, रावण सदम्ब पर, रघुकुल राज है, पवन वारिवाह पर, शंभु रतिनाह पर, ज्यों सहस्त्र बाहु पर, राम द्विजराज है, और दावादम दंड पर, चीता मृग झुंड पर, भूषण विकुंड पर जैसे नगराज है, और कान जिमी कंस पर, तेज तम अंश पर, त्यों म्लेच्छ वंश पर शेर से विराज है। अब बताइए, राम कृष्ण और शिव तीनों का इसमें संबंध स्थापित किया गया है। रघुकुल राज है, कान जिमी कंस पर, शंभु रतिनाह पर, और म्लेच्छ वंश भी बोला गया है। मुझे लगता है हिंदुत्व का जागृत जीवंत स्वरूप जो छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन काल में दिखा उनके साम्राज्य में, मुझे लगता है इससे सुंदर उसका वर्णन नहीं। और एक और बात समझिए, उनके अंदर की क्षमता क्या थी कि जब आगरा में गए, देखिए एक और बात भी बताएं, आपस में लड़ाने का भी प्रयास बहुत कुछ किया जाता है। जैसे मैंने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने यहाँ पे वो रेजिस्टेंस नहीं दिया होता तो शायद औरंगजेब अपने जमाने में पूरे भारत में बहुत भीषण तबाही मचाता। उसी प्रकार जब वो आगरा गए तो आप सबने सुना होगा कि औरंगजेब ने उनको 6000 के मनसबदारों के बीच खड़ा करने के लिए कहा, जिसको देखकर उन्हें क्रोध आ गया और वो जाकर उन सीट पे बैठ गए जहां पे शायद उलेमा बैठा करते थे। और आप सोचें कि औरंगजेब तो इतना क्रूर था, उसी समय उनको मरवा सकता था, और क्यों हिम्मत नहीं कर पाया? उसे पता था कि अगर हाथ लगाया तो अंजाम बहुत भयानक होगा। और उसने ये भी देखा कि जितने हिंदू राजा थे उन सब के भाव भंगिमाएं एकदम अलग थी, जिसका वर्णन फिर शिवाजी के राजकवि भूषण ने किया है। उन्होंने कहा सबन के ऊपर जो ठाड़े राखे गए, जो सबसे ऊपर खड़े रखने के योग्य, ताही ठाड़ों की 6000 के लिए, उसको 6000 के मनसबदारों के बीच में आपने बैठने का स्थान दिया। और जान गर गमन गरल गुस्सा उर्धार, कीन्हो ना सलाम ना वचन बोले सी। इसलिए शिवाजी महाराज ने ना सलाम बोला ना उससे कुछ अच्छी बात कही। और भूषण भनत महावीर बलकन लागे, लोग सोचा कि इनके साथ कुछ किया जाए, तो कहते हैं भूषण भनत महावीर बलकन लागो, सारी पातशाही के उड़ाए गए जिये, और तमक के लाल मुख शिवा का निरख हुए, स्याह रंग नवरंग सिपाह रंग किया। यानी औरंगजेब का मुंह काला पड़ गया, स्याह पड़ गया, और सिपाहियों का मुंह पीला पड़ गया। अर्थात विपरीत परिस्थितियों में भी किस प्रकार से आप युक्तिपूर्वक और अपने आत्मविश्वास को दृढ़ रख सकते हैं, वो भी उन्होंने करके दिखाया। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि हम सब लोग आज इस पुण्य अवसर पर यहां एकत्र हैं, और हम सब भारतीय इतिहास के सबसे गौरवशाली क्षणों में से एक छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक का स्मरण करने के लिए एकत्र हैं, जिसने वो आधार बनाया जो आज तक भारत को प्रेरणा दे रहा है। परंतु ये अभी तब तक साकार रूप धारण नहीं करेगा
जब तक हम अतीत के इस गौरव से प्रेरणा लेकर भविष्य का जो स्वर्णिम भविष्य है उसका निर्माण करने के लिए वर्तमान में उतनी ही बुद्धि और युक्ति का परिचय न दें जितना शिवाजी महाराज ने दिया था। हमें उतनी ही समझदारी का परिचय देना पड़ेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 25 वर्ष का समय जो है ये अमृत काल है, ये वो आधार बनाएगा जो 1000 साल तक भारत के भविष्य का निर्धारण करेगा। अर्थात हमारी योजना 25 वर्ष की है, दृष्टि 1000 साल आगे की है और प्रेरणा हजारों साल पीछे की। तो एक पंक्ति में कहूंगा, गौरवशाली था भूत यानी भूतकाल, गौरवशाली था भूत, भविष्य भी महान है अगर संभाले आप उसे जो वर्तमान। और मैं यह भी कहना चाहता हूं, आप एक और बात देखिए, हमें यह भी बहुत समझाया गया कि आप बहुत अहिंसा रहिए, अहिंसा बिल्कुल अहिंसा रहना चाहिए, परंतु अहिंसा किसके सामने दिखानी है इसका विवेक भी रखना चाहिए। जिसे वीर सावरकर ने कहा है कि हमारे राजा युद्ध के बाद किसी का नरसंहार नहीं करते थे, सरपंच से जुदा नहीं करते थे, आम जनता में लूटपाट नहीं करते थे और छोड़ दिया करते थे। ये एक सद्गुण है, पर मोहम्मद गोरी को 17 बार छोड़ना स्वतंत्र वीर सावरकर ने लिखा सद्गुण विकृति है। तो जो वीर सावरकर ने कहा आज हमें गांठ बांधकर अपने देश में समझ के रखना होगा कि कहां पे सद्गुण है और कहां वो सद्गुण विकृति की तरफ जा रहा है। ये नीर क्षीर विवेक हमें समझना होगा, क्योंकि शिवाजी महाराज इसलिए सबसे सफल राजाओं में से एक रहे उस काल में, क्योंकि उन्होंने इसका विवेक बहुत सही ढंग से प्रयोग किया था। उनको जरूरत पड़ी तो अफजल खां का उन्होंने समझ में आया कि ये छल करने वाला है, तो उन्होंने छल के लिए क्या युक्ति करनी थी, वो भी अपने पास उनका अस्त्र था। यदि वो सीधे संधि के द्वारा बात करना चाहता है तो आगरा में जाकर क्या बात करनी है उसकी भी युक्ति उनके पास थी। युद्ध करना चाहता है तो युद्ध में उसको कैसे परास्त करना है उसकी युक्ति भी उनके पास थी। नौसेना से उसका व्यापार आ रहा है, उसको रोककर उसे आर्थिक दृष्टि से ज्यूगुलर वेन रोकनी है तो उसकी युक्ति भी उनके पास थी। तो मुझे लगता है इस सारी युक्ति को समझें, तब हम समझ पाएंगे यह देश किस विराट रूप में आगे बढ़ रहा है। और मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि हम क्या हैं, इसे समझने के लिए एक अलग दृष्टि चाहिए। अभी हाल ही में कुंभ मेला आयोजित हुआ, 66 करोड़ लोग आए और ये सोशल मीडिया के युग का पहला कुंभ मेला था। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के 72% लोगों ने कहा कि उन्हें अब तक पता ही नहीं था कि भारत में कोई ऐसा आयोजन भी होता है जिसमें करोड़ों लोग आते हैं। और ये हमारी किस शक्ति का प्रतीक था? ये हमारी उस शक्ति का प्रतीक था कि पहली तो हमारी साइंटिफिक शक्ति का प्रतीक था कि हर 12 साल के बाद चारों स्थानों के ऊपर कुंभ मेला होता है, जो जुपिटर के रोटेशन पीरियड के ऊपर होता है। 12 साल का जुपिटर का रोटेशन पीरियड है, हमें हजारों साल से पता था, इनको नहीं पता था। हमें तो ये तक पता है कि जब इस स्थान पर जुपिटर होगा, यहाँ पे सूर्य होगा, वहां पे चंद्रमा होगा, तीनों के संयोग से चारों स्थान हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक का कुंभ होता है। पर उसके साथ साथ वो एक और चीज दर्शाता है, वहां पे 50 लाख लोग आए विदेशी। दुनिया में कोई ऐसा धार्मिक यात्रा, धार्मिक पर्व दिखाइए जहां उस धर्म को न मानने वाले लोग जाने को तैयार हो श्रद्धा से, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीबॉडी। कितने नॉन क्रिश्चियन वेटिकन जाना चाहते हैं, कितने नॉन मुस्लिम हज जाना चाहते हैं, और उससे बड़ी बात वो श्रद्धा से आए, उसके बाद कोई उनसे ये ना कहे तुम कन्वर्ट हो जाओ। ये भारतीय संस्कृति की मान्यता। और आपने देखा कि एप्पल कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पावल आई, उन्होंने दीक्षा ग्रहण करके अपना नाम भी कमला देवी रख लिया। दुनिया की सबसे हाईटेक कंपनी के संस्थापक की पत्नी, और उसके बाद किसी ने उनसे नहीं कहा आप कन्वर्ट हो जाओ या कुछ हो जाओ। वो लोग यहाँ क्यों आते हैं? इतना रुपया है, पैसा है, सब कुछ तो है, जो फिल्मों में डाला होता है ना, पैसा है, पावर है, ये है, बैंक बैलेंस है, गाड़ी है, बंगला है, तो काहे आ रहे हैं? क्योंकि उनके यहाँ बताया गया सुख किस चीज में है। कोई कहता है पैसे में सब कुछ सुख है। मार्क्स ने थोड़ी पैसा हो जाए खुश। फिर एक आए सिगमंड फ्रायड,
उन्होंने कहा नहीं, पैसे नहीं, फिजिकल प्लेजर, शारीरिक सुख सबसे बड़ा है। फिर एक आए फ्रेंच साइंटिस्ट, उन्होंने कहा, सॉरी सोशियोलॉजिस्ट, उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, नेम एंड फेम में सबसे बड़ा सुख है, आपकी प्रसिद्धि हो जाए सबसे बड़ा सुख है। फिर मैक्स वेबर आए, उन्होंने अपनी अलग थ्योरी दी। तो वो लोग जब यहाँ आते हैं और हमारे नागा सन्यासियों को देखते हैं तो पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें लगता है ना इनको तो पैसा चाहिए, मार्क्स की बात जम नहीं रही है, ना इनको शारीरिक सुख चाहिए, सिगमंड फ्रायड की बात भी नहीं जम रही है। और आपने देखा होगा कि अगर नागा सन्यासियों के से द्वारा किसी का कोई कार्य सिद्ध हो जाए, उनको थैंक्स देने जाए तो भी वो डांट देते हैं, कभी गाली देकर भगा देते हैं। तो आदमी कहता है ये कैसी भाषा कर रहे हैं। वो इसलिए करते हैं कि वो प्रसिद्धि से भी दूर रहना चाहते हैं। अगर आप उनको धन्यवाद देने जाएंगे और आप कहेंगे बाबा जी से मेरा काम हो गया, वहां 10 लोग और जाएंगे, तो वो प्रसिद्धि के मोह में फंसने की संभावना है। इसलिए वो नेम एंड फेम में भी नहीं फंसना चाहते। तो वो लोग जब देखते हैं कि उनकी जिंदगी का लक्ष्य क्या और हमारी भारतीय संस्कृति का लक्ष्य क्या, कि वो सुख खोजे भौतिकता में, मदिरा में मांस की बोटी, वो सुख खोजे भौतिकता में, मदिरा में मांस की बोटी में, ये भस्म रमाए अपने तन पर, खुश है सिर्फ लंगोटी। और यहाँ पर मार्क्स भी फेल, मैक्स वेबर भी फेल, सिगमंड फ्रायड भी फेल, सब फेल हो जाते हैं। इसीलिए मैं यहाँ पर यह कहना चाहता हूं कि हम भारतीय संस्कृति और भारतीय संस्कृति को इस कालखंड में, कलयुग में सबसे बड़ी जीवनी शक्ति देने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक को यदि स्मरण कर रहे हैं तो आप समझ लें हम पे कितना बड़ा दायित्व है। और यह दायित्व सिर्फ हमारे लिए नहीं है, पूरी दुनिया के लिए। और इसके दोनों पक्ष हमें समझने हैं। एक, हमें कहा गया कि हम बहुत उदार हैं, हम उदार भी हैं, मगर हमारे अंदर ज्वार भी है। दोनों बातें हमें ध्यान रखनी है। तो मैं अंत में अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिनका जन्म शताब्दी वर्ष चल रहा है, उनकी जो प्रसिद्ध कविता है हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय, उसका पहला छंद बताता हूं जो हमारे अंदर का ज्वार क्या है इसको बताता है, और अंतिम छंद हमारे मन का भाव दुनिया के लिए क्या है इसको बताता है। तो पहला छंद है हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय, मैं शंकर का व क्रोधानंद कर सकता जगती छार छार, मैं डमरू की प्रलयंकर ध्वनि नचता जिसमें भीषण संहार, रणचंडी की अतृप्त प्यास में दुर्गा का उन्मत्त हास, मैं यम की प्रलयंकर पुकार जलते मरघट का धुआंधार, फिर अंतरतम की ज्वाला से, फिर अंतरतम की ज्वाला से जगती में आग लगा दूं मैं, यदि धधक उठे विप्लव लेकर जल थल अंबर जड़ चेतन, तो कैसा विस्मय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। परंतु इस ज्वार और शक्ति के साथ जब हम विश्व में पावरफुल बन के उभरेंगे तो जानते हैं क्या संदेश देंगे कि होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा मैं कर लूं जग को गुलाम, मैंने तो सदा सिखाया है करना अपने मन को गुलाम। गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किया, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किया, कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी, भूभाग नहीं शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू में। और लास्ट में जहां से शुरू किया था वहीं समाप्त करते हुए कहता हूं, फिर याद दिलाता हूं, ऐसा नहीं कि काम हो नहीं रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद चले तो मिसाइल पाकिस्तान की तरफ से लगे कहीं और भी हैं। जो चाइनीज डिफेंस इंडस्ट्री है, कोई जाके चेक कर ले, एरिक सिस्टम चेंडू जो PL-15 मिसाइल बनाने वाली कंपनी है, जो J-10 और J-17 एयरक्राफ्ट बनाने वाली कंपनी है, उनके डिफेंस स्टॉक 9% से लेके 20% तक गिरे। और भारत की जितनी डिफेंस की कंपनीज हैं, HAL का 14% बढ़ा है, मझगांव डॉकयार्ड्स का 32-33% बढ़ा है, गार्डन रीच और कोचीन शिपयार्ड सबके शेयर्स बढ़े हैं। बस इतना ही पर्याप्त दिखाई पड़ रहा है कि भारत उभर रहा है दुनिया में अपना स्थान लेने के लिए। तो कुंभ के मेले से जो दिखा, जो ऑपरेशन सिंदूर में अप्रतिम शौर्य दिखा, और आर्थिक दृष्टि से हम उभरते हुए दिख रहे हैं, अपने अंदर के जो लोग हैं उनको संभाल के रखना है। बस ये बिंदु याद रखिए कि भारत माँ अंगड़ाई लेती सुप्त चेतना जाग रही, भारत माँ अंगड़ाई लेती सुप्त चेतना जाग रही, ऋषि मुनियों की देवधरा फिर अपना रूप संवार। और इस देवधरा को रूप संवारने में, सुप्त चेतना को जागृत करने में छत्रपति शिवाजी महाराज के
उस महान कार्य का हम स्मरण करें, उससे प्रेरणा लें और भविष्य के पाथे पर आगे बढ़ें। इसी निवेदन के साथ मैं अपना वाणी को विराम दूं।